लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ओके, उसके सारे ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, उसमें उसके पार्ट्स क्या होते हैं, वाइंडिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, कोर, मैग्नेटिक कोर, कैसे एक वोल्टेज सप्लाई मैं जब कनेक्ट करता हूँ तो करंट फ्लो करता है और एक एमएमएफ क्रिएट होता है, फिर फ्लक्स फ्लो करता है मैग्नेटिक सर्किट थ्रू। तो ये सब हमने देखा था। तो लास्ट क्लास जो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी और E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये दोनों के बीच में डिफरेंस हमें देखना था। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ को बताता है, लेकिन E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताता है। तो किसी किसी बुक्स में फैराडेज लॉ का इक्वेशन E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी दिया होता है और किसी किसी बुक्स में E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी दिया होता है। तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे दोनों इक्वेशन को कैसे अच्छे से समझा जा सके। ओके, तो इस दोनों इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें दो स्टेटमेंट जानना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। ओके, और इन फेजर वोल्टेज डायग्राम phi must always lead the induced EMF by 90 डिग्री। तो फेजर डायग्राम में फ्लक्स phi इंड्यूस ईएमएफ से हमेशा 90 डिग्री के लीड में होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन हमें मीट करना होगा। ओके, तो अब देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, ये हमें गिवन है। ओके, तो I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t का केस देखते हैं। तो फाई का इक्वेशन क्या होगा? फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी इक्वेशन होगा इसका। ये इक्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि फ्लक्स का नेचर ऑलवेज करंट के नेचर के इक्विवेलेंट होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फ्लक्स को प्रोड्यूस कौन करता है? फ्लक्स को प्रोड्यूस करंट ही करता है, इसलिए इन दोनों का नेचर हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो अब मैं एक ईएमएफ फैराडेज लॉ लगाता हूं। फैराडेज लॉ E is equal to n d phi by dt. Okay, E is equal to n d phi by dt. तो n क्या है? n नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, और d by dt, phi is phi sin। तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन हो गया n phi max ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी होता है, cos ओमेगा टी। तो हमारा ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, ये क्या हमें दे रहा है? ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। okay. तो ये इक्वेशन क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो अब हम एक फेजर डायग्राम बनाएंगे। ये फ्लक्स का फेजर डायग्राम है, ये फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स का इक्वेशन क्या है? फ्लक्स फंक्शन क्या का है? साइन ओमेगा टी का फंक्शन। और ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है। तो ईएमएफ कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है। तो हमें पता है कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री से लीड करता है। तो ईएमएफ का नेचर क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर क्या होता है? वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है
और अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V1, तो मेरा इक्वेशन क्या होना चाहिए, V अप्लाइड शुड बी इक्वल टू माइनस V, ये इक्वल है और अपोज कर रहा है, तो RMS में मैं क्या लिखूंगा, V अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस E1। ओके, E1 इसलिए है क्योंकि वो प्राइमरी साइड इंड्यूस वोल्टेज है, तो माइनस E1 मैं लिखता हूँ तो माइनस E1 का इक्वेशन क्या हो जाता है, माइनस ऑफ n पाई m ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अब ये कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है, तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये जो फेजर है ये किसका फेजर है, ये माइनस E1 का फेजर है, और यही मुझे चाहिए। ठीक है, और मैंने पहले क्या बोला था कि वोल्टेज V1 और ये अप्लाइड वोल्टेज इक्वल होना चाहिए E1 से, और E1 को अपोज करना चाहिए। तो इस फेजर डायग्राम में मुझे दिख सकता है कि ये वोल्टेज V1 अप्लाइड वोल्टेज अपोजिट है, और ये अपोज कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ को, और वो इक्वल भी है। तो ये पहला फेजर डायग्राम हमारा बन गया। ओके, अब हम दूसरा इक्वेशन, फैराडेज का दूसरा इक्वेशन लेते हैं फॉर सेम सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके, तो ये दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें क्या देगा, ये इक्वेशन हमें मैग्नीट्यूड भी बताएगा प्लस डायरेक्शन भी बताएगा। ओके, so E is equal to माइनस ऑफ n फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, नाउ फिर से बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया फाई, ये हो गया E1। E1 अब कैसा है, इक्वेशन में ही बताया हुआ है कि E1 एक ऐसा वोल्टेज है जो अप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा। ओके, या ऐसे करके भी बता सकते हैं कि E1 के अपोजिट में मैं V1 बताऊंगा, तो V1 और E1 इक्वल है और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे E1 ही लिखना है, क्योंकि अगर ये V1 है, अगर मान लो ये E1 है, तो इस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो मुझे माइनस E1 मीन्स वो है तो निगेटिव। ओके, इसलिए मैं इधर डायरेक्शन तो दिखा रहा हूँ, तो दो चीज में नहीं दिखा सकता। ठीक है, अब सेकंड सेट्स ऑफ इक्वेशन के लिए काम करता है। V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू Im कॉस ओमेगा टी। ओके, और इस करंट के चलते जो फ्लक्स होगा वो फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी होगा। अब ईएमएफ इक्वेशन एंड डी फाई बाई डी टी, इसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस ऑफ एन फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन क्या देगा, ये बस मैग्नीट्यूड देगा। ओके, तो हमें डायरेक्शन खुद से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये फ्लक्स है, फंक्शन क्या चीज का है, कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ देखना है, ईएमएफ इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी किधर होगा, ये होता है साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी 90 डिग्री से लैग करता है कॉस में। लेकिन इक्वेशन आया क्या, इक्वेशन आया माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी का इक्वेशन आया है ईएमएफ का। ओके, तो हमें ये तो मैग्नीट्यूड है,
हमें डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या है, अपोज करेगा। V1 शुड बी इक्वल्स टू माइनस E1। जब माइनस E1 मैं लिखूंगा तो ईएमएफ का इक्वेशन हो जाएगा n फाई। जब मैं माइनस E1 लिखूंगा तो ईएमएफ का इक्वेशन हो जाएगा n फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये किसका फंक्शन हो गया, ये साइन ओमेगा टी का फंक्शन हो गया। साइन ओमेगा टी किधर है, इधर है। तो मैं यहाँ पे V1 लिखूंगा और V1 किधर होगा, V1 अपोजिट और इक्वल होगा। तो दिस वन भी V1। ओके, तो सेम फेजर डायग्राम फिर से हमें मिला। अब सेम सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए मैं दूसरा वाला फैराडेज लॉ लगाता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके, तो इक्वेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ एन फाई मैक्स ओमेगा कॉस का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा। तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा। अब ये इक्वेशन क्या हमें बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं। ओके, तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो फ्लक्स का फंक्शन क्या है, फ्लक्स क्या चीज का फंक्शन है, फ्लक्स कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है। और ईएमएफ का इक्वेशन देखते हैं, साइन ओमेगा टी 90 डिग्री से लैग करेगा, ईएमएफ V1। तो वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा, वोल्टेज का डायरेक्शन। ओके, तो चारों केसेस में हमें सेम फेजर डायग्राम मिला। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया हो, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, रिजल्ट सेम ही आता है हर बार। ओके, तो अभी तक हमने एक वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में था, इसका प्रिंसिपल देखा, वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर लेंगे जिसमें दो वाइंडिंग होगा, एक वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग होगा और दूसरा वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। तो पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमने एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया, जैसे मैं VP लिख रहा हूँ, VP। अब इस वाइंडिंग, ये कैसा तरीके का सर्किट है, एक ये क्लोज सर्किट है। ओके, तो एक करंट फ्लो करेगा, इस करंट को मैं I बोलूंगा। ओके, अब इस करंट के चलते इस वाइंडिंग में एक MMF क्रिएट होगा, जिसका इक्वेशन N1I1 होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N2। तो MMF क्रिएट होगा और ये MMF क्या करेगा, एक फ्लक्स को जनरेट करेगा जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ओके, ये सिमिलर टू इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स को लगाने के बाद एक करंट फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज सर्किट होना चाहिए। जैसे ये मैग्नेटिक सर्किट क्लोज है तो फ्लक्स जनरेट हो रहा है या फ्लक्स फ्लक्स मूव कर रहा है, उसी तरह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ लगाने के बाद करंट मूव करता है। ओके, तो ये हमारा फ्लक्स है। तो अब ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, ईएमएफ पहला ईएमएफ E1 इंड्यूस हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारा फ्लक्स अल्टरनेटिंग इन नेचर है या वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो फैराडेज लॉ के हिसाब से एक ईएमएफ जनरेट हुआ और ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होगा, वो ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने दो रूल समझाया था, या तो
ईएमएफ का डायरेक्शन, ईएमएफ इस इंड्यूस ईएमएफ के चलते जो करंट फ्लो करेगा वो वो ओरिजिनल करंट को अपोज करेगा। ओके, पहला तरीका ये था। नहीं तो ये सोर्स वोल्टेज को हम लोग हटा देंगे और टर्मिनल 1 और 2 को शॉर्ट कर देंगे। ओके, और उसके बाद एक ऐसा करंट फ्लो करना चाहिए जो ओरिजिनल फ्लक्स पाई को अपोज करे। ओके, तो उसमें हमें ईएमएफ का डायरेक्शन E1 इस तरीके से मिलेगा। अब ये जो फ्लक्स रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक सर्किट में, वो सेकेंडरी वाइंडिंग के कॉइल्स को भी तो लिंक कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स के कॉइल को भी लिंक कर रहा है, और यहाँ पे भी ये फ्लक्स कैसा नेचर का है, वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, या वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे भी तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसके चलते? फैराडेज लॉ के चलते, ड्यू टू फैराडेज लॉ। ओके, तो सेकेंडरी कॉइल में भी एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसे मैं E2 बोलूंगा। ओके, तो E2 का अब पोलैरिटी कैसा होगा, मीन्स कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल निगेटिव होगा, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, मतलब ये कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है। ओरिजिनल फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन टर्मिनल को शॉर्ट कर देता हूँ और अब एक करंट फ्लो करवाता हूँ, एक करंट फ्लो करवाता हूँ जिसके चलते जो फ्लक्स जनरेट हो वो अपोजिट इन डायरेक्शन हो ओरिजिनल फ्लक्स के। मीन्स अगर मैं इस टर्मिनल को शॉर्ट करूंगा तो मुझे कैसा सर्किट मिला, ये एक क्लोज सर्किट मिला। Okay, अब ये क्लोज सर्किट है और यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हुआ है, तो क्या होगा, एक करंट करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ओके, इस करंट के चलते इस वाइंडिंग में एक एमएमएफ क्रिएट होगा और वो एमएमएफ अपना एक फ्लक्स जनरेट करेगा, और उस फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए वो ओरिजिनल फ्लक्स को अपोज करे। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये फ्लक्स जनरेट हुआ है, ये ओरिजिनल फ्लक्स है, ओरिजिनल। ओके, तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में हमारा चारों फिंगर कर्ल होगा, घूमेगा, उस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन हमें ऐसा मिलेगा कुछ। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो मतलब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ओके, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाए। इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ। ओके, तो ये ओरिजिनली में ये ओपन सर्किट है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ये टेक्निक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो इस तरीके से हमारा प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ और सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ और उसके पोलैरिटी किस डायरेक्शन में होता है, इस हम लोग ने सीखा। ओके, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमने वाइंडिंग को किस डायरेक्शन में कोर के अक्रॉस या लेग ऑफ द कोर में लपेटा है। ये हमारा पहला वाइंडिंग लेग के ऊपर है। ओके, अब ऐसा मानो कि हमारा एक मैग्नेटिक कोर कुछ इस तरीके से है।
और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया, अभी नहीं लगाया। और हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कुछ इस तरीके से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक अप्लाइड वोल्टेज कनेक्ट करता हूँ, एक वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, इसका नाम VP है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा, एक करंट फ्लो किया, इसको मैं I से डिनोट किया, और वो करंट कैसा फ्लो किया, ऐसा 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 फ्लो किया। ओके, इस करंट के चलते फिर से क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन ये आएगा। और फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक EMF इंड्यूस होगा E1, और पोलैरिटी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर रहा है और फ्लक्स चेंज भी कर रहा है, तो एक EMF इंड्यूस होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिसको मैं बोलूंगा E2। अब E2 का पोलैरिटी क्या होगा, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या बताया, ओरिजिनल फ्लक्स का डायरेक्शन देखो, ये ओरिजिनल फ्लक्स का डायरेक्शन, और इनको शॉर्ट कर दो, इनको मैंने शॉर्ट कर दिया, इन दो टर्मिनल को। अब शॉर्टेड टर्मिनल के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, उसके चलते जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो ऐसे डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, वो ओरिजिनल फ्लक्स को अपोज करेगा। तो ये डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन के लिए अपने फिंगर्स को कर्ल करो और थंब अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा। तो अगर देखेंगे तो इस बार करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है और इस बार इस डायरेक्शन से अंदर जा रहा है, तो मतलब कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो दोनों फिगर में सब कुछ सेम था। ओके, दोनों फिगर में सब कुछ सेम था, लेकिन पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF चेंज हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF चेंज हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने सेकेंड फिगर में क्या किया, फिगर 2 में मैंने क्या किया, मैंने जब वाइंडिंग को लपेटा, मैंने इसको दूसरे तरीके से लपेटा, मैंने पीछे से इसको लपेटा है और इधर मैंने आगे से लपेटा है। तो जिस तरीके से वाइंडिंग को लपेटा जाता है ट्रांसफार्मर को उसके लेग लेग पे, उस पर डिपेंड करता है पोलैरिटी पे। ओके, तो एक सिंपल डॉट नोटेशन हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कॉइल डायग्राम दिया होगा, और दो डॉट्स दिए होंगे। इन डॉट्स का मतलब ये होता है कि प्राइमरी साइड में डॉट्स में करंट एंटर करता है और सेकेंडरी साइड में डॉट्स में करंट एग्जिट करता है। ओके, ये सब। और यहाँ पे अगर डॉट्स कुछ इस तरीके से दिया हो, तो प्राइमरी साइड में डॉट में करंट एंटर करेगा, देख सकता हूँ, और सेकेंडरी साइड में डॉट से करंट एग्जिट करेगा। तो पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव।
इधर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, कैसे वाइंडिंग के अरेंजमेंट से पोलैरिटी चेंज हो रहा है। ओके, ये सब हमने सारा चीज पढ़ लिया। तो यहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ क्लियर होगा। नाउ अब हम देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज जो मैंने इनपुट टर्मिनल में या प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर में अप्लाई किया, उसका इक्वेशन मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू वी है एम साइन ओमेगा टी। वी एम क्या है? V क्या है? इंस्टंटेनियस वोल्टेज। ओके, और वी एम क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, जो इनिशियल करंट होगा वो उसका इक्वेशन होगा आई मैक्स साइन ओमेगा। ओके, तो इस करंट के चलते जब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका इक्वेशन क्या है? फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। नाउ यूजिंग फैराडेज लॉ, using Faraday's law, E is equal to N d phi by dt. EMF induced in the primary winding is equal to, प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा? E1 इज इक्वल टू N1 d phi by dt, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो N1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा। तो हमारा इक्वेशन जो आया E1 इज इक्वल टू N1 पाई मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। तो E1 मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ क्या है? N1 पाई मैक्स ओमेगा। हमें साइन ओमेगा, जब मैक्सिमम ईएमएफ का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो वो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी से, कॉस ओमेगा टी पे नहीं डिपेंड करता है। तो ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्या है? ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो N1 पाई मैक्स 2 पाई एफ, ये E1 मैक्सिमम है। तो आरएमएस वोल्टेज क्या होगा? E1 आरएमएस वोल्टेज, तो E1 मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, तो आरएमएस वोल्टेज होता है। तो N1 पाई मैक्स 2 पाई एफ इज इक्वल टू √2। तो इसका जो इक्वेशन होगा 14.14, 14.8 में कैलकुलेटिंग। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 पाई
बाई रूट। तो N1 F phi max और 2 pi 2 pi होता है 4.44 N1 pi max होता है। इसका जो वैल्यू है वो होता है 4.4। तो V1 RMS, तो ये RMS इंड्यूस वोल्टेज होता है प्राइमरी साइड और EMF का। तो RMS इंड्यूस वोल्टेज सेकेंडरी साइड ऑफ EMF क्या होगा? सब कुछ सेम रहेगा, बस N1 की जगह पे N2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये E1 इंड्यूस EMF RMS इंड्यूस EMF प्राइमरी साइड का है, देता हूँ RMS इंड्यूस्ड EMF एट द प्राइमरी साइड, और ये क्या है? RMS इंड्यूस्ड EMF एट द सेकेंडरी। तो अगर मैं इन दोनों EMF का एक रेशियो लेता हूँ E1 और E2, तो हमारे पास इक्वेशन है 4.44 F N1 pi max डिवाइडेड बाई 4.44 F N2 pi max। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सारी चीज कट जाएंगे, बस हमारे पास क्या बच जाएगा? N1 बाई N2। तो हमें एक इंटरेस्टिंग रेशियो मिला है, E1 इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी साइड का इधर टू इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी साइड का, तो इक्वल किसका होता है? N1 बाई N2 का होता है। और हमें ये भी पता है E1 E2 क्या होता है? V1 V2 होता है। अप्रोक्सीमेटली E1 V2 V1 बाई V2 क्या होगा? मतलब पहला चीज जो आज पढ़ा था V1 इक्वल टू E1 होना चाहिए और E1 अपोज करना चाहिए V1 को, V2 V2 होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही हम ले रहे हैं, तो एक इक्वेशन क्या बन गया? V1 बाई V2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। तो ये इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे याद रखना। और एक और इक्वेशन आएगा, MMF बैलेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए इसे बता दे रहा हूँ, लेकिन इस इक्वेशन के बारे में बाद में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो MMF बैलेंस क्या होता है कि MMF एट द प्राइमरी साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए MMF एट द सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में MMF क्या होता है? N1 I1 और सेकेंडरी साइड में MMF क्या होता है? N2 I2। तो इसका मतलब N1 बाई N2 इज इक्वल टू I1 बाई I2 बाई I1। N1 बाई N2 क्या होता है? इसे हम टर्न्स रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन मिला हमें, ये पहला इक्वेशन। तो टोटल इक्वेशन हमें क्या मिल गया? V1 बाई V2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1।
ये हमारा सारा इक्वेशन है, और ये सारे इक्वेशन हम रेगुलरली यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अब आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।